अब हम बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के सबसे मेजर पार्ट को, दैट इज द जेबलोंस्की डायग्राम। तो देखिए जेबलोंस्की डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल ने जैसे ही फोटोन एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व होने के बाद उसमें जो जो केमिकल चेंजेस आते हैं, उन केमिकल चेंजेस की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए, दैट डायग्राम इज द ब्लोंस्की जेबलोंस्की डायग्राम। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने फ्लोरेसेंस के कंसेप्ट को लेते हुए इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब जेबलोंस्की डायग्राम में फोटोकेमिस्ट्री, जेबलोंस्की डायग्राम को समझने से पहले, क्योंकि वहां हम कुछ टर्म यूज करेंगे जैसे सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, तो इसको समझने से पहले हमें यहाँ क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन क्वांटम नंबर को यहाँ हमें डिटेल से समझना होगा। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक इसका बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। वो ये है कि हर एक केमिस्ट्री जहाँ लाइट यूज होती है वहाँ कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं। तो यहाँ फोटोकेमिस्ट्री में स्पिन सिलेक्शन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल को समझने से पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी और इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कोई एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों पेड फॉर्म में है। मैं फिर कहता हूं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों पेड फॉर्म में है। इसका मतलब एक की स्पिन क्या है, प्लस हाफ। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक क्या हुआ, प्लस हाफ, दूसरा क्या हुआ, माइनस हाफ। रिजल्टेंट स्पिन क्या हुई, एस इज द रिजल्टेंट स्पिन हेयर। 1 इज प्लस हाफ, सेकेंड इज माइनस हाफ, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट स्पिन इज 0। ठीक है ये तो स्पिन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1। अब आप इस रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो दैट इज 2 × 0 + 1 बिकम +1। ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज द सिंगलेट स्टेट। तो अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, मान लीजिए वो स्टेट में है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, पेड है, इसका मतलब वो क्या है, अभी सिंगलेट स्टेट में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और वहां जाता है, तो अब उसकी स्पिन क्या हुई, एक ऑर्बिटल में तो एक ही है ना, अब एक ऑर्बिटल में एक है, इसका मतलब अब उसकी स्पिन क्या हुई, हाफ। हाफ स्पिन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, 2 × ½ + 1 = 2। मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द डबलेट स्टेट। ऐसे ही मान लीजिए कि वहां एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें क्या है, ऑर्बिटल में 2 अलग अलग ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब रिजल्टेंट स्पिन आपके पास क्या हुई, हाफ एंड हाफ, ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, दैट इज बिकम 1। 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 1 + 1 = 3। अब मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है मतलब वो सिंगलेट है, 2 है मतलब वो डबलेट है, 3 है मतलब वो ट्रिपलेट है। इसकी कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ जरूरत पड़ने वाली है जेबलोंस्की डायग्राम में। और अब आप जेबलोंस्की डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना होता है वो भी बता देता हूँ। वो देखिए इसमें मेजर 3 चीजें होती है। उसमें सबसे पहले पाथ 1 कि जो मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट के बाद वो हीट की फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस कर दे। अगर जहां हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा होगा, मतलब रेडिएशन नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को नॉन रेडिएटिव प्रोसेस आप कहोगे। नॉन रेडिएटिव मतलब रेडिएशन नहीं जा रही, रेडिएशन एमिट नहीं हो रही, दैट इज द हीट अगर लॉस हो रही है तो रेडिएशन नहीं है वो, दैट इज फर्स्ट पाथ, दिस इज नोन एज नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ओके, अब फिर सेकंड हम पढ़ेंगे पाथ सेकंड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दोगे वो एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होते वक्त जो एनर्जी छोड़ेगा वो लाइट और रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ेगा, तब इसको क्या कहा जाएगा, फ्लोरीसेंस कहा जाएगा। लेकिन इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब वो जिस स्टेट में था, मतलब सिंगलेट में था तो सिंगलेट में ही एक्साइट हुआ, वापसी ग्राउंड स्टेट पे सिंगलेट में ही आ गया, और जो एनर्जी एब्जॉर्व की उसने वो रेडिएशन की फॉर्म में अगर लॉस कर दी, दैट इज द फ्लोरीसेंस। तो इसको और भी आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो पाथ इसका होगा वो क्या होगा कि जो एक्साइट हुआ वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में था, लेकिन वहां से ट्रांसफर होकर पहले तो वो ट्रिपलेट में चला गया और फिर उसने क्या किया, एनर्जी छोड़ दी,
फिर उसने क्या किया, एनर्जी छोड़ दी। तो देखिए पहले जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा था ना, तब तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी नहीं छोड़ी, तब तो उसने कुछ एनर्जी कम की हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में रेडिएशन नहीं है, दैट इज उसको क्या कहा जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहा जाएगा। और आगे डायग्राम में और क्लियर कर दूंगा, रुकिए एक बार। तो देखिए वो तो क्या हुआ, क्योंकि रेडिएशन नहीं है, दैट इज द नॉन रेडिएटिव क्या है, प्रोसेस है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और उसके बाद वो जब ट्रिपलेट स्टेट से दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा सिंगलेट में, तब वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगा, दैट इज फोस्फोरेसेंस। तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन द जेबलोंस्की डायग्राम। ये देखिए अब आपके सामने है जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम में पहले क्या क्या चीज है उसको समझा देता हूं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पहले अपनी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ऐसी कोई स्टेज पे है, और जैसे ही आपने एनर्जी दी तो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, और सपोज कर लीजिए वो किस में पहुंच गया, वो सेकंड एक्साइटेड, नॉट फर्स्ट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एग्जांपल है ये, वो थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में, जिस मर्जी में जा सकता है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, सपोज कर लीजिए। तो ये अभी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या चीज है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात। तो सबसे पहला जैसे लाइट आप फॉल करवाओगे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और जो सिंगलेट स्टेट में आपके पास ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अपनी सिंगलेट ही एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब देखिए एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। देखिए अभी उससे पहले मैं समझाता हूं डायग्राम में क्या क्या चीज़ है। देखिए एक तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो किस चीज़ का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एक एनर्जी लेवल में है तब उसके बहुत सारे, आप ये भी जानते हो कि एक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, और बहुत सारे, हर एक वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो आप जो ये लाइंस देख रहे हैं, ये वाली अंदर वाली देखिए, ये वाइब्रेशन रोटेशनल लाइंस है। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं एक वाइब्रेशनल लेवल मानूं तो ये अंदर वाली क्या है, ये अंदर वाली रोटेशनल लाइन है। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं, जो रेड ब्लैक कलर वाली जो है वो अगर रोटेशनल, अगर वो वाइब्रेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती है, तो ग्रे कलर वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, रोटेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करती होगी। और ये पूरा लेवल क्या है, एक ये जो ऊपर से पूरे जितने भी एक्साइटेड स्टेट वाला पूरा लेवल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, और ये सारा एक दूसरा लेवल है जिसको ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल। यहां देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वैसे ही अपनी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए हाईली एनर्जेटिक स्टेट में पहले चला गया, लेकिन वो जैसे ही, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो डी एक्साइट होके अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, डी एक्साइट होके अपनी ग्राउंड स्टेट में वो आना चाहता है। तो ये डी एक्साइट होके कैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा उसको देखिए कि 1 मिनट, ठीक है, वो कैसे डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये देखिए वो यहां से डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता, यहां से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी जो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें आना पड़ेगा। लोएस्ट देखिए S1 में आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो S3 में पहुंच गया तो S3 से क्या हुआ, S1 तक उसको आना। तो S1 तक आना, अभी भी वो इसका मतलब अपना वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशनल रिलैक्स हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोड चेंज कर रहा है, सिर्फ वापसी इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज नहीं कर रहा, तब तक उसको क्या कहा जाएगा, इज द वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तब तक वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन चल रही है, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में ही है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ही है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपना वाइब्रेशनल लेवल बदल रहा है। या यूं कह सकता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट से वो सेकंड में, फिर फर्स्ट में, ऐसे धीरे धीरे आएगा। इस दौरान जो एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, तो एनर्जी कम होने को, इस प्रोसेस को इंटरनल कन्वर्जन बोला जाएगा। तो इंटरनल कन्वर्जन क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज नहीं होगा, वाइब्रेशनल लेवल चेंज होंगे, और क्या होगा, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज की जाएगी वो किसकी फॉर्म में की जाएगी, हीट की फॉर्म में की जाएगी, ना कि रेडिएशन की फॉर्म में। तो याद रखिएगा इंटरनल कन्वर्जन में क्या क्या होता है। तो इंटरनल कन्वर्जन में एक्साइटेड, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाना है।
इस दौरान हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होनी है, वाइब्रेशनल लेवल चेंज होने हैं, इसी को ही वाइब्रेशनल जो रिलैक्सेशन कहा जाता है। क्लियर। और वो लोएस्ट जो अपनी सबसे लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें उसने पहुंचना है धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल कन्वर्जन। यहां पहुंचने के बाद देखिए, मान लीजिए वो यहां आ गया, यहां पहुंचने के बाद वो डी एक्साइट हो जाता है, जितनी एनर्जी है इमीडिएटली फास्टली वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, नॉट हीट। देखिए अगर वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर देता है और फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फ्लोरिसेंस। और फ्लोरसेंस में वो चीज चमकती हुई आपको दिखाई देगी। क्या होगा, वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। तो फ्लोरसेंस में ऑलवेज क्या होता है, फ्लोरसेंस में ऑलवेज चीज चमकती हुई दिखाई देती है। तो उस फ्लोरसेंस को केमिकली अगर समझने की, फोटोकेमिकली अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है, इमीडिएटली एनर्जी लॉस करता है, रेडिएशन की फॉर्म में लॉस करता है, फास्ट करता है ये प्रोसेस और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात और एक नोट करने वाली है, इस दौरान स्पिन चेंज नहीं होती। वो सिंगलेट था, सिंगलेट से ही सिंगलेट की ही ग्राउंड स्टेट में आया है, स्पिन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया। तो ये प्रोसेस क्या होता है, दैट इज द फ्लोरिसेंस। अब हम बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं हुआ, वो अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में तो था लेकिन लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, जबकि उसने क्या कर लिया, मान लीजिए कि वो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लीजिए कि जो और इलेक्ट्रॉन थे दोनों ऐसे थे, ऐसे के ऐसे ऊपर चले गए थे, लेकिन बाद में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होने की बजाय क्या हुआ, उसकी अपनी स्पिन चेंज कर ली और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सिंगल ऑक्यूपाइड हो गए। तो सिंगल ऑक्यूपाई होते ही स्पिन क्या हुई, स्पिन हुई टोटल 1 और मल्टीप्लिसिटी क्या हुई 3, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर वो अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी स्पिन चेंज कर लेता है और क्या हो जाता है, स्पिन चेंज कर लेता है, इस दौरान भी सिंगलेट से ट्रिपलेट, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और उसकी एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाए और इस दौरान वो अपनी स्पिन चेंज कर ले। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरनल सिस्टम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। पहले वाला था इंटरनल कन्वर्जन और अब क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ध्यान से देखिए, एक इंटरनल कन्वर्जन में और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या अंतर है। इंटरनल कन्वर्जन में तो सिंगलेट से सिंगलेट ही, एक्साइटेड से एक्साइटेड ही था, लेकिन सिंगलेट से सिंगलेट था, तो उस वक्त जो अपनी एनर्जी कम कर रहा था वो क्या था, वो हालांकि दोनों ही केस में हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, देखिए सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट कोई हो जाए, लेकिन वो अपनी स्पिन चेंज नहीं कर रहा और अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तब तक आप उसको क्या कहोगे, तब तक तो इंटरनल कन्वर्जन बोला जाएगा। अगर वो एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो सिस्टम ही बदल गया पूरा, तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोला जाता है। इन टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि वो पहुंच किस में गया, वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया, तो वहां से जैसे मैंने कहा कि वो ग्राउंड स्टेट में तब तक नहीं आ सकता जब तक वो अपनी एक्साइटेड स्टेट की लोएस्ट एनर्जी लेवल पे ना हो। तो वो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए फिर क्या करेगा, फिर वो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करेगा, फिर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, फिर वो इंटरनल क्रॉसिंग कन्वर्जन करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट की लोएस्ट एनर्जी लेवल में, मतलब T1 में पहुंच गया। और T1 में पहुंचने के बाद अब लास्ट फिनोमेना देखिए, हाई जो अपनी एक्साइटेड स्टेट कौन सी, एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट है और वहां से सिंगलेट में आ रहा है, फिर स्पिन तो कन्वर्ट होगी और इस दौरान वो जो अपनी एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में लॉस कर रहा है। अगर वो अब रेडिएशन निकल रही है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोस्फोरेसेंस। तो फ्लोरिसेंस और फोस्फोरेसेंस में अंतर आपको समझ आ गया होगा। फ्लोरिसेंस में रेडिएशन जो एमिट होती है वो सिंगलेट से सिंगलेट में ही होती है, जबकि यहाँ जो होती है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में होती है, वो फोस्फोरेसेंस होता है। दोनों में एक खास डिफरेंस ये होता है कि फ्लोरिसेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि फ्लोरिसेंस जो फोस्फोरेसेंस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे चलने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए जो आपने कई ऐसे सब्सटेंस देखे होंगे जो आपने सोर्स दे दिया, लाइट ऑन कर दी मान लीजिए, तो क्या हुआ, बल्ब अचानक से ग्लो करने लग जाए और ग्लो करने के बाद वो
बंद किया, बंद करते ही सॉरी आपने वो उसका ग्लो बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया इमीडिएटली, तब तो वो फ्लोरिसेंस है, ठीक है। और क्योंकि उस जैसे सोर्स बंद किया तो बंद और ऑन था तो ऑन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि सोर्स को ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक चमकते रहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस फोस्फोरिसेंस कर रहे होते हैं फ्लोरिसेंस की बजाय। तो ये डिफरेंस है किसमें, फ्लोरिसेंस में और फोस्फोरिसेंस में। ओके, तो अब हम जैबलोंस्की डायग्राम, ये था हमारे पास जैबलोंस्की डायग्राम, और इसी के अंदर जो पार्ट है दैट इज द रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, अब हमने इस जैबलोंस्की डायग्राम को रेडिएशन है, किस प्रोसेस में रेडिएशन यूज हो रही है, किस में नहीं हो रही, इसलिए यहाँ आपको देखिए दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ आप कुछ प्रोसेस है, देखिए एक सिंगलेट स्टेप, आप देखिए एक सिंगलेट स्टेट है, कोई इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में है, और अपनी एनर्जी एब्जॉर्व करके वो अपनी ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी एब्जॉर्व करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन में बकायदा लाइट में रेडिएशन का यूज हो रहा है, लाइट की रेडिएशन का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एक रेडिएटिव प्रोसेस है। तो जहां रेडिएशन का यूज हो रहा है दैट इज रेडिएटिव प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, लाइट पड़ेगी तो ही तो एक्साइट होगा ना, तो इसमें इसका मतलब रेडिएटिव प्रोसेस है, इसमें एक्साइटेशन में आप रेडिएशन का यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए वो वहां से क्या हुआ, अपनी हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से लोएस्ट एक्साइटेड में ही जाना चाहता है, इन जो खुद क्या करना चाहता है, वो इंटरनल कन्वर्जन करना चाहता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। तो हीट है, रेडिएशन तो नहीं है ना, यहाँ क्या चीज है, यहाँ हीट है, रेडिएशन नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है, ना कि रेडिएशन की फॉर्म में। तो ये स्टेप क्या हुआ, इंटरनल कन्वर्जन क्या हुआ, इंटरनल में रेडिएशन यूज नहीं है, इसीलिए ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, तो अपनी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड में ही रह रहा है, जो वापसी अगर अपनी वाइब्रेशनल लेवल बदल रहा है, यहीं रह रहा है, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा। तो हीट है तो रेडिएशन नहीं है, तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी एक क्या है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। तो अब तक रेडिएटिव कौन हुआ, एब्जॉर्प्शन ही रेडिएटिव है। उसके बाद फ्लोरिसेंस की बात करते हैं। फ्लोरिसेंस में वो अपने जो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो यहाँ जो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहा है और जो रेडिएशन की फॉर्म में करे रेडिएटिव, तो यहाँ से क्लियर है एक बात, क्या चीज़, कि फ्लोरिसेंस एक रेडिएटिव प्रोसेस होता है। अब इंपॉर्टेंट बात और देखिए, इनका टाइम पीरियड भी, एब्जॉर्प्शन 10⁻⁻15 सेकेंड, जबकि आप फ्लोरिसेंस की बात कीजिए 10⁻⁹ से 10⁻�7 सेकेंड इसको लगते हैं। तो एब्जॉर्ब होने में जो है कम टाइम लगता है, जबकि रिलीज होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू, इसलिए वो चीज़ हमें चमकती हुई दिखाई देती है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की, जब वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जब जा रहा होगा, तो वो क्या, यहाँ से जब वो यहाँ आ रहा है सिंगलेट से ट्रिपलेट में, तब भी वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है, रेडिएशन नहीं करता, वो क्या करता है, हीट करता है। तो ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, तो दिस इज आल्सो ए नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ फॉस्फोरिसेंस की। फॉस्फोरिसेंस में वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, लेकिन कहाँ से, ट्रिपलेट से, और वो धीरे धीरे रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहा है, तो ये चीज़ क्या हुई, ये भी रेडिएटिव प्रोसेस हुआ। तो मैं देखिए आपको समझाता हूँ कि कौन सा रेडिएटिव और कौन सा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अब ये बात देखिए और क्लियर हो जाएगी अभी आपको। एब्जॉर्प्शन में रेडिएशन यूज हुई थी, रेडिएटिव। इंटरनल कन्वर्जन में हीट थी, तो नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव। और उसके बाद वाइब्रेशनल की बात करूँ तो वाइब्रेशनल में भी हीट थी, तो नॉन रेडिएटिव। क्लियर। उसके बाद फ्लोरिसेंस में रेडिएशन यूज हुई थी, दैट इज रेडिएटिव प्रोसेस। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में भी हीट थी, तो इसलिए ये नहीं है। फॉस्फोरिसेंस में भी क्या था, रेडिएशन एमिट हुई थी, तो ये भी क्या है, एक रेडिएटिव प्रोसेस है। तो रेडिएटिव प्रोसेस और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में डिफरेंस अगर आपने समझना है तो सिर्फ एक बात समझिए कि जिसमें फोटोन का, जिसमें रेडिएशन का यूज भी है, चाहे एमिट है चाहे एब्जॉर्ब है, जो मर्जी है, वो रेडिएटिव है, और जिसमें नहीं है वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। क्लियर। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का, दैट इज फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस में क्या अंतर है। देखिए फ्लोरिसेंस का लाइफ टाइम पीरियड, मैंने कहा था फ्लोरिसेंस बहुत ही जल्दी होता है, इसका मतलब इसका लाइफ टाइम पीरियड बहुत ही कम है। 10⁻⁵ सेकंड से भी कम टाइम में फ्लोरिसेंस हो जाता है, इसलिए मतलब एक फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होने वाला प्रोसेस है। जबकि वहीं फॉस्फोरिसेंस की बात करें, एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, इसको कई सेकंड्स लग जाते हैं होने में, तो फॉस्फोरिसेंस एक स्लो प्रोसेस है।
उसके बाद देखिए सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकंड डिफरेंस में देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन, देखिए फ्लोरेसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट था, इसलिए स्पिन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, जबकि फोस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट टू सिंगलेट हुआ था, स्पिन चेंज हुई थी। तो स्पिन में क्या कोई चेंज आया नहीं आया? तो फ्लोरेसेंस में इलेक्ट्रॉन की स्पिन में कोई चेंज नहीं आता, जबकि फोस्फोरेसेंस में स्पिन चेंज होती है। एक्साइटेड स्टेट किस लेवल पे थी? तो देखिए फ्लोरेसेंस में सिंगलेट टू सिंगलेट आ रहा था, सिंगलेट टू सिंगलेट, तो एक्साइटेड स्टेट उसकी क्या थी? सिंगलेट थी। तो फ्लोरेसेंस में एक्साइटेड स्टेट क्या है? फ्लोरेसेंस में एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट। जबकि फोस्फोरेसेंस में क्या था? फोस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा था, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हुई? ट्रिपलेट हुई। तो ट्रिपलेट क्या है? फोस्फोरेसेंस की एक्साइटेड स्टेट है। अब क्वांटम यील्ड की बात करें तो जिसमें फ्लोरेसेंस होता है, ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है, तो क्या होता है? ज़्यादा क्वांटम यील्ड आता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि यहाँ क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम है। अब टेम्परेचर की बात करूँ तो जो मोस्ट ऑफ टेम्परेचर पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा है? फ्लोरेसेंस। जबकि फोस्फोरेसेंस ऑलवेज कोल्ड जो सब्सटेंस होते हैं वहाँ, या लो टेम्परेचर वाली चीज़ होती है वहीं देखने को मिलता है। इसके साथ ही लास्ट बस खत्म होते ही दो टॉपिक और बस छोटे छोटे। एक रेजोनेंस फ्लोरेसेंस क्या है, एक स्टोक शिफ्ट क्या होती है। तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस के बारे में बता दूं, देखिए जो सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्व की और जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्व की, और एमिट भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ की लाइट को कर दिया, मतलब जो एमिट हो रही है और जो एब्जॉर्व हुई थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रेजोनेंस है, मतलब दोनों सेम है। तो ऐसी चीज़ को फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाएगा? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। मतलब जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है और वही री एमिट हुई है विदाउट द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज़ क्या है? इज द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोक्स शिफ्ट क्या होता है। मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी एब्जॉर्व की, जो वेवलेंथ एब्जॉर्व की, वो शिफ्ट होके लॉन्गर की तरफ चली गई, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट या कम फ्रीक्वेंसी या कम एनर्जी की लाइट को वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। दैट इज द स्टोक शिफ्ट। मतलब एब्जॉर्व हुई वो अलग है और जो एमिट हुई है वो अलग है, तो ये क्या है? स्टोक शिफ्ट। मतलब इसके बैंड शिफ्ट हो जाएंगे हायर वेवलेंथ की तरफ, सो दैट इज द स्टोक शिफ्ट। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि फोटोकेमिस्ट्री की लॉ के ऊपर बेस्ड है, फोटोकेमिस्ट्री में क्या जो मेन कंसेप्ट, जो हम जेबलोन्स की डायग्राम, क्या क्या चेंजेस, कितने तरह के फ्लोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव, सभी हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अपने घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।